तो देखिए ये अब जो अध्याय है अम्ल अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षारक व लवण, इस अध्याय का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम अम्ल होता क्या है। अम्ल मतलब जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। सभी खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। अगर पीएच मान से देखा जाए तो जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं। और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। वो पीएच मान 7 से अधिक होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं आपके क्षारक। अब अम्ल और क्षारक का पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए एक होता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक लाइकेन समूह जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जो लाइकेन प्लांट है वो थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, उससे प्राप्त एक रंजक है जिसमें आप अम्ल और क्षार का पता कर सकते हैं। यदि आपका लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप क्या है, अम्ल है, और अगर नीला हो जाता है तो आपका क्या है, क्षार है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार का पता हम लिटमस पत्र से लगा लेते हैं, जो क्या है, एक थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। अब देखिए बात करते हैं, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से, जिनसे हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। या तो जैसे हल्दी से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे आपके शादी ब्याह में जाते हैं आप लोग, वहाँ हल्दी लगा देते तो आप फिर उसको साबुन से धोइएगा, साबुन क्या होता है, क्षार होता है, तो उससे कलर उसका चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, सूचक है। हल्दी हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरानियम है, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक प्लांट से प्राप्त होते हैं। इनसे आप अम्ल या क्षार डालेंगे तो अलग प्रकार का व्यवहार करेंगे, अपना कलर चेंज कर देंगे। इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो जो प्रकृति से चीजें हमें सूचक की तरह काम करती है वो प्राकृतिक सूचक होती हैं। और जो केमिकल अर्थात रासायनिक प्रयोगशाला में जिनको तैयार किया गया है वो होते हैं आपके, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलेन, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें आप अम्ल और क्षार डालेंगे तो ये अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अम्ल है कि ये पदार्थ या क्षार है। अब देखते हैं आप लवण क्या होता है। तो देखिए लवण क्या होता है कि आप अभी आपने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया। अम्ल आपको पता है जो कैसे होते हैं, खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं और कड़वे पदार्थ क्षार होते हैं। अब देखिए अगर अम्ल में आप धातु, कोई भी अम्ल है, आप धातु से क्रिया कराइए। अम्ल है, ये सोडियम धातु है, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब आप धातु की किसी भी अम्ल से क्रिया कराते तो लवण बनता है। लवण तो बनेगा ही, साथ में H2 गैस अनिवार्य रूप से निकलेगी। तो आपका जब अम्ल किससे, धातु से क्रिया करेगा और लवण बन जाए और साथ में H2 गैस निकल जाए तो ऐसे जो क्रिया होती है ऐसी वो कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ लवण कहलाते हैं। देखिए यहाँ सोडियम आपका धातु है, HCl अम्ल है, NaCl लवण है। तो धातु की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब देखेंगे आप कि अब कुछ धातुओं की क्रिया आपको करना है, जिससे जैसे धातु कार्बोनेट की। अब जैसे आपकी इसके क्षारक के साथ भी क्रिया कर लीजिए, यहाँ पर क्षारक के साथ भी क्रिया कर। देखिए NaOH क्या है, आपका क्षारक है, और ये क्या है आपका Zn, आपका धातु है। तो ये आपका इससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो दोनों में आपका क्या, H2 बाहर निकल जाएगा अनिवार्य रूप से। अब देखिए अगला धातु कार्बोनेट के साथ अगर क्रिया करेगा आपका अम्ल, और मतलब कार्बोनेट, धातु क्यों कार्बोनेट बोला, क्योंकि Na2 क्या है यहाँ पर धातु है, और ये CO3 क्या है कार्बोनेट, और HCl क्या है अम्ल। तो धातु कार्बोनेटों की जब अम्ल से क्रिया होती है तो क्या होता है, प्रश्न पूछेगा क्या होता है जब धातु कार्बोनेटों की अम्ल से क्रिया होती है, तो आपका क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। देखिए 2NaCl लवण बन जाएगा। अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है कि जिसमें लवण ही बनता है लेकिन क्रिया अम्ल और क्षार की ही होती है। यहाँ आपने पढ़ा था लवण किसे कहते हैं, यहाँ पर पढ़ना आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से होती है।
अम्ल की क्षार से। NaOH क्षार है यहाँ पर, HCl अम्ल है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, ये अम्ल है, और ये NaCl लवण प्राप्त होता है। बस शर्त एक है कि इसमें H2 निकलता है। इसमें लवण में है और इसमें अंतर क्या है कि इसमें लवण इसमें भी बन रहा था, इसमें भी लवण बन रहा था, इसमें H2 बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन बन रहा है। तो जिसमें अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, साथ में H2 निकलता है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगर सोडियम की धातु की क्रिया आप अम्ल से कराते हैं, लवण ही बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब देख लीजिए, अब आगे देखें तनुकरण क्या होता है। तो देखिए तनुकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी आप कोई भी पदार्थ ले लें, किसी भी पदार्थ का विलयन ले लें, अगर उसमें उसकी मात्रा जितनी है उसकी इकाई आयतन में, जैसे आपने कहा एक HCl आपका तनु भी होगा और एक HCl आपका सांद्र भी होगा। अगर इसके 1 लीटर में आपने इसकी मात्रा 1 लीटर ले ली, और अगर 1 लीटर में आपके HCl की जो सांद्रता अधिक है, 1 लीटर में सांद्रता अगर मान लीजिए 500 ml है, 500 ml है टोटल इसकी सांद्रता, और एक में 300 ml है, तो जो 300 ml वाला कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा, और 500 वाला कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ऑल ओवर ये होगा कि किसी भी इकाई आयतन में जो उस पदार्थ की जितनी मात्रा होगी वो क्या कहलाती है, उसकी तनु या सांद्रता को व्यक्त करिए। अगर दो पदार्थ है, एक में मात्रा ज्यादा होगी, एक में कम होगी, तो वो कम वाला तनु होगा, और जिसमें उस पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होगी वो विलयन सांद्र होगा। अब है जो अम्ल आपने पढ़ चुके हैं, अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। अगर कोई अम्ल आसानी से अपने आयनों में विघटित हो जाता है, जैसे HCl अम्ल प्रबल अम्ल है, HCl अम्ल प्रबल अम्ल है, क्योंकि H धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाता है आसानी से, बहुत जल्दी आयन दे देता है, उसको बोला जाता है प्रबल अम्ल। अगर कोई अम्ल आसानी से आयनीकृत नहीं होता है तो वो होता है दुर्बल अम्ल, जिसका उदाहरण होता है एसीटिक अम्ल CH3COOH। जब आप इसको वो करोगे तो CH3CO और H धनायन में टूट जाएगा, बहुत ही कम आयनीकृत होगा, बहुत ही देर में आयनीकृत होगा, इस वजह से ये दुर्बल अम्ल है। तो आपने देखा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनकी आयनन क्षमता पर इनको प्रबल कहा गया है और दुर्बल कहा गया है। अब देखते हैं कि दैनिक जीवन में आप पीएच मान, आखिर पीएच मान क्या होता है। पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल देखिए, आपको बताएं सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ध्यान दिया था, सोरेनसन, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी जब पदार्थ है अगर उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा होती है तो वो होता है आपका अम्ल, अगर हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती तो वो होता है क्षार। तो इसी के संबंध में कोई पदार्थ अम्ल है क्या कोई पदार्थ क्षार है, इसी का निर्धारण पीएच स्केल से किया जाता है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच स्केल में बताया गया है कि अगर उसका मान 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो पदार्थ क्षार होगा, अगर कोई पीएच मान 7 है जिसका तो वो हो जाएगा उदासीन। उदाहरण में देख लीजिए आप, नींबू, दूध, ये सब इनके किसका अम्ल का उदाहरण है, कारण ये इनका पीएच मान 7 से कम होता है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये क्षार होते हैं क्योंकि इनके 7 से अधिक पीएच मान होते हैं। और जो जल होता है वर्षा का जल, उसको आशुद्ध जल बोला जाता है, नॉर्मल जल नहीं, वर्षा का जो जल होता है वो आशुद्ध जल होता है, वो उदासीन होता है क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। अब देख लेते हैं हम आखिर इनका महत्व क्या, पीएच मान का महत्व क्यों है। तो देखिए पहला, जैसे पौधों और पशुओं में, पौधों और पशुओं में ऐसा कि अगर कोई भी पौधे हो चाहे पशु हो, ये मतलब एक निश्चित पीएच मान पर ही निश्चित पीएच मान पर ही विकसित होते हैं। जैसे बात पौधों में कर लें तो पौधे के लिए एक मतलब वातावरण जरूरी होता है जो निश्चित पीएच मान पर ही काम करता है। जैसे हमारा शरीर की बात ही कर लें, हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति है ज़्यादा, अगर अम्लता बढ़ जाएगी तो नहीं पाचन होगा, अगर क्षारकता बढ़ जाएगी तो भी पाचन नहीं होता है। अतः ऑल ओवर ये चीज बना के रखती है कि अम्लता और क्षारकता मेंटेनेंस होकर रहे, मतलब ना अम्लता ज्यादा हो ना क्षारकता अधिक हो। तो इस तरह से ये हमारे पौधों में भी महत्व होता है, इसका पशुओं में भी महत्व होता है। मिट्टी में देख लीजिए, मिट्टी में अगर अम्लता ज्यादा है तो आपको क्षारकता वाले खाद यूज करने पड़ेंगे, अगर क्षारकता वाले हैं
ज़्यादा है तो अम्लता वाले वो करें, अर्थात आपको ऑल ओवर मतलब इनकी उदासीनता को बनाए रखना होता है, मतलब ज़्यादा ना अम्लता हो जाए ना ज़्यादा क्षारकता हो जाए। तो इस वजह से मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करके ही किसानों को फसलें बोना चाहिए, ये वैज्ञानिक तरीका होता है। पाचन तंत्र की बात हमने कर ही ली, क्योंकि हमारे आमाशय से HCl अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता हो, अगर हमने और भी खट्टे पदार्थ खा लेते तो हमारे मतलब आमाशय में ऐसी इसकी मात्रा अम्ल की बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है एसिडिटी हो जाती है और हमारा जो पाचन सिस्टम है सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। दंत क्षय, अगर हमारे जो दांत देखिए दांत में हमारे शरीर का जो दांत के ऊपर आवरण होता है एक एनेमल, वो शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। और ये अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत हल्के हल्के घुलने से लगते हैं। वो कारण क्या होता है, उसको बोला जाता है दंत क्षय बोला जाता है। तो पीएच मान कम हो जाने के कारण दंत क्षय होता है। तो इस तरह से कारण क्या होता है इसका, कि जब हम भोजन कर लेते हैं वो भोज्य पदार्थ कुछ हमारे दांतों में फंस जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर अम्लता ज्यादा हो जाती है, वहां पर अम्लता ज्यादा हो जाती है। इस वजह से हमारे दांत का पीएच मान नीचे गिर जाता है 5.5 से और दंत क्षरण हो जाता है। इससे बचने के लिए हमको भोजन करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको बाहर निकल जाए, अर्थात आप अच्छे से मुंह को ब्रश कर लें या धो लें, जिससे आपके जो खाद्य पदार्थ है वो बाहर हो जाए। अब है पशुओं में आत्मरक्षा में, जैसे आप देखते हैं मधुमक्खी होती है और भी आप देखें ऐसे अन्य जीव हैं जैसे बिच्छू होता है, ये क्या करते हैं आपको मतलब अपनी आत्मरक्षा में आपको डंक छुपा देते हैं। आपने बिच्छू का तो एहसास सबने देखा होगा, देखा है, कितने लोगों ने देखा हुआ है, बहुत ही तो मतलब लगभग सभी लोगों ने, समझ रहे ना। तो दुनिया में मतलब 80% लोगों को काट के ही रखता है वो, समझ रहे ना। कारण क्या हो, देखिए बिच्छू का जो डंक होता है उसमें आपको तीव्र जलन होती है ना, वो कारण होता है फार्मिक अम्ल होता है। वो कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो वो क्या करता है अपनी आत्मरक्षा में, वो मतलब अपनी मधुमक्खी क्या आप उसको पास जाते तो वो अपनी रक्षा के लिए मतलब आपको काटती ताकि आप उससे दूर भाग जाएं। तो ये मतलब उनकी आत्मरक्षा में भी काम करता है। अब देखिए अब एक शब्द है अम्लता, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जब देखिए आप वातावरण जब ऐसे ईंधन का यूज करते हैं जैसे जिसमें SO2 की और NO2 की मात्रा ज्यादा होती है, SO2 की और NO2 मतलब प्रदूषित गैसें निकलती है, ऐसे आप ईंधन यूज कर रहे हैं जिसमें SO2 और NO2 गैसें उत्सर्जित होती हैं। ये गैसें उत्सर्जित होकर के क्या हो जाए निकल करके कहाँ पहुंच जाती है, वातावरण में पहुंच जाती हैं। फिर जब बाष्पीकरण की क्रिया होती है तो ये जल से क्रिया करके SO2 बना लेती है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल और आपकी NO2 बना लेती है नाइट्रिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और जब ये नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल के साथ जब नीचे बरसती है तो उसको बोला जाता है अम्ल वर्षा। इस अम्ल वर्षा से शरीर में फफोले पड़ जाना और खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और भी अन्य प्रकार की रोग और बीमारियां फैल जाती हैं, ये कहलाता है आपका अम्ल वर्षा। एक है एसिडिटी, एसिडिटी की बात कर चुके हैं कि जब आप ज़्यादा मात्रा में खट्टे पदार्थ खा लेते हैं तो आपके शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि आपका भोज्य पदार्थ पाचित नहीं हो पाता है, इस वजह से आपको पेट में दर्द व जलन होने लगती है, जिसको बोला जाता है अम्लता या एसिडिटी। इसके निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है, क्षारक का अर्थात बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं हम, जो सोडियम बेकिंग सोडा का जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका उपयोग, जैसे आपने ऐड में वगैरह में देखा होगा इनो का अचार आता है ना, वो क्या होता है एक प्रकार का व्यंजक चूर्ण होता है, जिससे क्या हो जाता है अम्लता समाप्त हो, क्योंकि वो क्षारक है तो आप अम्लता के ऊपर करेंगे तो उस निष्प्रभावी हो जाएगी और मेंटेनेंस उदासीनता की स्थिति में आ जाएगा। अब ये देखिए कुछ स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनसे, जैसे एसीटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसीटिक अम्ल। जैसे दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। बिच्छू के डंक में कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल। जैसे आपका टमाटर में कौन सा होता है, आपका ऑक्जेलिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल हो गया, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल हो गया और नींबू में सिट्रिक अम्ल हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ अम्ल हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए आगे है खनिज नमक। तो खनिज नमक देखिए क्या होता है कि समुद्री जो समुद्र के जल में क्या होता है कुछ लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है।
समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक होती है, जिसे क्या बोला जाता है, उसको आप गर्म करके उसका बाष्पीकृत करके उससे क्या प्राप्त कर लीजिए, लवण को प्राप्त कर लीजिए, उसको बोला जाता है खनिज नमक। अगला देखिए किलोर क्षार अभिक्रिया। तो देखिए किलोर क्षार अभिक्रिया क्या है, जब आप ऐसी कोई अभिक्रिया जिससे मतलब क्लोरीन और क्षार उत्पन्न हो जाए, क्लोरीन और क्षार उत्पन्न हो जाए, ऐसी अभिक्रिया किलोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो आप सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से करा दीजिए, NaCl की क्रिया जल से करा दीजिए, मतलब NaCl में क्या, जल में क्या घोल देंगे आप, NaCl घोल देंगे और उसमें क्या प्रवाहित कर देंगे, विद्युत प्रवाहित कर देंगे, विद्युत प्रवाहित कर देंगे तो आपको NaOH प्राप्त हो जाएगा। NaOH का अर्थ क्षार है और Cl2 का मतलब क्लोरीन है, इस वजह से ये अभिक्रिया किलोर और क्षार अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है कि आप देखे होंगे कि विरंजक चूर्ण का उपयोग ज्यादातर मतलब इसके जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। इसका देखिए रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब आप क्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना होता है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, ये कहलाता है आपका विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग जीवाणुनाशी में किया जाता है, विरंजन में भी किया जाता है, काफी इसमें उपयोग किया जाता है। एक अभिक्रिया होती है आपकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब है जो आप खाने में सोडे का यूज करते हैं, जिसको काफी सोडा भी बोला जाता है स्थानीय उस पर, तो वो क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा। ये देखिए बनता है जब आप NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया, इनको ध्यान रखिएगा, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया को जब आप उचित अनुपात में मिलाएंगे तो आपको बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, साथ में आपको अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त हो जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में भी किया जाता है, और भी बेकिंग सोडा के कई उपयोग हैं, जैसे आप इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी होता है। अग्निशामक यंत्र जानते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए अगला होता है एक आपका धावन सोडा। धावन सोडा जो मतलब आप कपड़े धोते हैं डिटर्जेंट पाउडर, वो क्या होता है आपका धावन सोडा। उसमें कुछ नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, देखिए जिसमें H होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये किसका नाम था आपका, बेकिंग सोडा का। ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको आप किससे, जल से क्रिया करा दीजिए तो आपका यही बस Na2CO3 × 10H2O ये बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका धावन सोडा। और ये जो 10H2 ये क्रिस्टलन जल कहलाता है। ये कौन सा जल होता है, क्रिस्टलन जल होता है। इसका उपयोग आप मतलब कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हैं, और भी अन्य यौगिक जैसे सोडियम के बोरेक्स यौगिक को प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये सोडियम इसमें है। और भी कांच, साबुन ये सब बनाने के लिए, कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग क्या है, जल कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए। जैसे आपका खारा जल होता है ना, वो कैसा का जल होता है, कठोर जल होता है। अब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आपको जिप्सम, ये जिप्सम है, जिप्सम को आप गर्म कर दीजिए तो गर्म करने से क्या हो जाएगा आपका ये मतलब 1.5 अणु, मतलब 1/2 जल का अणु बाहर हो जाएगा। तो ये मतलब क्या कहलाता है, अब ये कठोर पदार्थ बन जाएगा। जब आप इसको मतलब गर्म कर देंगे तो इसका कुछ जल की हानि होकर के कुछ जल शेष रह जाता है, तो ये मतलब ये कठोर पदार्थ में चेंज हो जाता है, जिसको POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसका उपयोग आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की मूर्तियों में बनाने में किया जाता है। अब आपका पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो ऊपर जो लेप कर दिया जाता है सफेद सफेद सा, उसको बोलते हैं कि प्लास्टर चढ़ा दिया गया, वो भी क्या होता है, POP ही होता है। और दीवारों पर आप जो पुट्टिंग करते हैं, जो पुट्टी बोलते हैं, वो भी क्या होता है, POP होता है। तो इस तरह से आपने मतलब इस पूरे अध्याय को देख लिया, आप इसको बार बार रिवाइज कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा।